डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। चलो इधर देखो, एग्जाम्पल नंबर 7। आवर क्वेश्चन इज देयर आर 50 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी एपी में कितने टर्म बताए जा रहे हैं हमको? 50 टर्म्स। हुज थर्ड टर्म इज 12। जो डेटा हमको बता रहे हैं उसको नोट करते हैं, ठीक है। देखिए, किसी एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं? 50, ठीक है। इसका थर्ड टर्म कितना है? थर्ड टर्म के लिए मैं लिख ले रहा हूं A3, दिस इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। व्हाट इज लास्ट टर्म? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP? 50 terms and the last term is 106. Which one is the last term? There are only 50 terms in the AP. The last 50 term is 106. समझे कि नहीं समझे? एक AP है, एक AP ऐसे स्टार्ट हो रही है, दिस इज A1, A2, A3 और ऐसे करते 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 दिस इज A50। कितने टर्म हो गए? क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि कितने टर्म होंगे AP में, 50 टर्म, जिसमें से हमको कौन सा नंबर बताया जा रहा है? ये थर्ड वाला कितना है? 12। ये हमको नहीं पता सेकंड टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना होगा, इसके बाद वाला कितना होगा, और ये बता रहा है कि आखिरी वाला टर्म कितना है। कितना आखिरी वाला? 106। तो आखिरी वाला टर्म तो हमको दिख रहा है 106 और क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल 50 टर्म है। तो ये 106 कौन से टर्म नंबर में फंसेगा? 50वें टर्म में। A50 तो नंबर है ना, 50वें टर्म में कौन सा नंबर फंसेगा ये? और यही क्या है? A50। n का नंबर क्या कहलाता है? AN। तो AN ये रहा नंबर, और n कितना है यहाँ से गिनते हुए आएंगे? 50। टोटल 50 टर्म ही है। फाइंड द 29th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको ये बता दिया है लास्ट टर्म बोल के, दिस इज लास्ट टर्म, और कुल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन से टर्म में फंसेगा? 50वें टर्म में। सो दिस इज 50वें टर्म का नंबर। और हमसे क्या पूछ रहा है? 29th टर्म कौन सा होगा इस AP का, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा है कि 29 टर्म का नंबर कौन सा होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। समझ गए? क्वेश्चन समझे या नहीं समझे? समझ गए? अच्छा, अगर मैं 29th टर्म के लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं तो एक ही फॉर्मूला जानता हूँ, सबसे बेसिक, AN = A + n-1D। अगर मुझे 29th टर्म का नंबर निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट टर्म, और क्या पता होना चाहिए? क्योंकि ये तो बताया जा रहा है 29 है ना। तो मुझे A और D की तलाश है। A और D कहाँ से लेकर के आएंगे? आंसर है A और D। कितनी अननोन क्वांटिटी है? इसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए इसको निकालने के लिए, इसलिए वो 2 आर्गुमेंट आपको बताएंगे, 2 कंडीशन आपको बताएंगे। एक कंडीशन उन्होंने क्या बता दिया है? तीसरे टर्म का नंबर, और एक कंडीशन आपको क्या बता दिया? 50वें टर्म का नंबर। लास्ट टर्म बोल के वो अल्टीमेटली क्या बता रहे हैं? 50वें टर्म का नंबर। समझ गए? अब देखिए, ये 2 चीज़ें हमको दी हुई हैं 2 अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए। तो इससे हम 2 इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? A और D, और हमारा टारगेट ये निकालना है, निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि n तो गिवन है, 29 टर्म हमको निकालना है, n अवेलेबल है, खाली A और D घट रहा है। A और D 2 अननोन क्वांटिटी है, इसलिए ये 2 इक्वेशन हमको बताए जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो पहला, थर्ड टर्म आप कैसे लिखते हैं? A3, अगर इसी रूप में लिखना है आपको A3, तो आप कैसे लिखेंगे? n की जगह 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। सो दिस इज A3 = A + n-1D, और n कितना लिखेंगे आप यहाँ? 3। ये कौन सा हो गया? तीसरा टर्म। इसी तरह से आपको और क्या बताया गया है? 50 के लिए आप क्या लिखेंगे? A + 50 - 1D। ये 2 चीज़ें दी हैं। अब हमको क्या पता है? थर्ड टर्म का नंबर। तो इसकी जगह अपन क्या लिख लें? 12 = ये तो अननोन है, नहीं पता पहला टर्म कौन सा है, दिस इज 2, और ये D भी अननोन है, A भी अननोन है। एक इक्वेशन ये बन गया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 50वां टर्म हमको पता है कितना है? 106। A तो पता ही नहीं, अननोन, दिस इज 49, और D भी अननोन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिखा आपको। x + दिस इज समथिंग y = एनी नंबर, दिस इज x + समथिंग y = दिस नंबर।
x प्लस वाई इक्वल टू कोई नंबर, लीनियर इक्वेशन ही है ना, 2 वेरिएबल वाला, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मेरे सामने, मैं दोनों इक्वेशन आपके सामने एज इट इज लिख रहा हूँ। इसको मैं लिख ले रहा हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और इसको लिख ले रहा हूँ दिस इज a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये दो इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। कौन कौन से? एलिमिनेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके आप जानते हैं। कौन सा तरीका लगाने लायक दिख रहा है आपको? किसको एलिमिनेट करना आसान है? ए, क्योंकि ए का कोफिशिएंट ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, खाली साइन चेंज कर देना है, यानी माइनस कर देना है एक दूसरे को, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर दें, या इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो सबके साइन क्या होने वाले हैं? चेंज हो जाएंगे। ये प्लस ये माइनस कैंसल, प्लस माइनस माइनस, तो 49 में 2 चला गया, माइनस 47, और साइन बड़े वाले का इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 106 में 12 घटा दीजिए कितना आएगा? 94, और साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का, माइनस। अब इधर से माइनस माइनस कैंसिल कर दिए तो d हमको मिल गया, दिस इज 94/47। कैंसिल कराइए इसको, किससे कैंसिल होगा? 47 किससे कैंसिल होता है? 2 से कब से होने लग गया 47? हाँ 47 2 जा, ठीक है। तो d कितना मिल गया हमको? d हमको 2 मिल गया। एक अननोन क्वांटिटी निकल गई, निकल गई। ये समझ रहे हैं कैसे कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है? इधर देखो, बातें नहीं करो, इधर देखो, बातें नहीं करोगे बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी सिचुएशन थी? हमको 29th टर्म निकालना था। 29th टर्म निकालने के लिए मुझे ये नंबर निकालना है ना 29 वाला, तो मुझे a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। n तो पहले ही बोल दे रहा है 29 है, 29वां टर्म, 29वें टर्म का तो नंबर निकाला है, टर्म तो बोल रहा है ना 29, तो n आपको बता रहा है, सिर्फ a और d हमको नहीं पता है। तो दो क्वांटिटी नहीं पता, तो दो क्वांटिटी कहाँ से लाओगे? दो इक्वेशन बना के सॉल्व करके लाओगे। वो दो इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो चीज़ें बता रहे हैं, एक तीसरे टर्म का नंबर बता रहे हैं, और तीसरे टर्म का नंबर जब आपको पता है तो आप इसको एक्सपांड करना जानते हैं फॉर्मूले से, ये रहा फॉर्मूला, है ना। इसी तरह से 50वें टर्म का नंबर आपको पता, आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं। ना आपको a पता है ना आपको d पता है, तो आप दोनों इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं। दोनों इक्वेशन बन गए, हमने दोनों को रखा। अब किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जिस मेथड से बनाना है बनाइए, जो आपको अच्छा लगता है। और यहाँ से एक की क्वांटिटी निकल गई d तो पता चल गया, और कौन घट रहा है? a निकालने के लिए आप चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, d की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रख के निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस इज 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय d, कितना आया है? 2। तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू a प्लस 4 इधर आके इससे माइनस होगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। तो पहला टर्म हमको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस हमको पता चल गया। अब तो दुनिया का कोई भी टर्म पूछे इसमें हम निकाल लेंगे, है ना। अब हम निकालते हैं 29वां टर्म। देयरफॉर 29th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a कितना निकालें अपन? 8 रख देते हैं, a की जगह 8 प्लस दिस इज 28 मल्टीप्लाइड बाय d, कितना आया था हमारा? 2। तो d की जगह हमने रखा 2। सो दिस इज 8 प्लस 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, एंड 56 प्लस 8 64। सो व्हाट विल बी द 29th टर्म ऑफ दिस AP? 29वां टर्म कौन सा होगा? 64, जो कि यहाँ कहीं बीच में आएगा 64, 29वें टर्म का नंबर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तरीका समझ में आ रहा है कैसे बनाते हैं इसको? तो आपको ये सोचना पड़ेगा, पहले पूरी रणनीति सेट हो जानी चाहिए दिमाग में कि क्या क्या है और उससे क्या क्या हमको निकालना है और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे निकालेंगे। जब तक रणनीति आपके दिमाग में नहीं बनेगी, आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो टारगेट पहले से आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है। आया समझ में बात? ठीक है, नोट करें ये। अपन एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं? तो ज़रा बताइए, 5 से डिवाइड होने वाला पहला 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है?
10, यहीं से गाड़ी स्टार्ट होती है 10। दूसरा कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है? तीसरा 20। ऐसे करते 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 100 भी 5 से डिवाइड होता है, लेकिन 100 में 3 डिजिट आ जाते हैं। उससे पहले एक बताइए जो 5 से डिवाइड हो जाता है? 95। यानी 2 डिजिट के मैक्सिमम नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 10 से 95 तक, जो 5 से डिवाइड होते हैं। इसके बाद तो 3 डिजिट वाला नंबर शुरू हो जाता है। समझे? चेक करिए क्या ये एपी है कि नहीं, है ना? कॉमन डिफरेंस 5, कॉमन डिफरेंस 5 5 5 5, हर जगह 5 मिलेगा कॉमन डिफरेंस, इसलिए ये क्या है? ये एपी है। तो हमको ये पता करना है कि ये कितने नंबर होंगे। जैसे ये पहले टर्म का नंबर, दूसरे टर्म का नंबर, तीसरे टर्म का नंबर, चौथे टर्म का नंबर, ऐसे करते 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 ये कौन से टर्म का नंबर होगा। समझ रहे हैं ना? हमको ये पता करना है कि ये नंबर हैं कैठो, टोटल कितने हैं। जितने होंगे उतने ही तो 2 डिजिट के नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 95 के आगे एपी जानी नहीं है और 10 से छोटा एपी होना नहीं है इस बार। तो 10 से लेके 95 ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। अब पहला दूसरा तीसरा बोलने के बजाय मैं ऐसे बोलूँ ये पहले टर्म का नंबर है, ये दूसरे टर्म का नंबर है, ये तीसरे टर्म का नंबर है। ऐसे करते करते ये कौन से टर्म का नंबर होगा हमको नहीं पता है, तो क्या बोलेंगे? कौन से टर्म का? एन। एन टर्म को हमेशा किससे बताते हैं? एन से। और एन का जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है? एन। ठीक है, तो हमने मान लिया कितने टर्म हुए टोटल? एन टर्म है। इस एपी में कितने टर्म है? ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म और आखिरी वाला कौन सा टर्म? एन टर्म, nth टर्म। तो टोटल एन टर्म ही हुए ना। एन तो इस आखिरी वाले का नंबर आएगा, है ना, क्योंकि इसके बाद तो एपी जानी नहीं है। तो हमने मान लिया इस पूरे एपी में nth टर्म है, एन, है ना। तो हम यहाँ से गिन रहे हैं 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। इसकी बारी जब आएगी तो क्या बोल देंगे? कौन सा टर्म है ये? एन टर्म, nth टर्म। और nth टर्म का नंबर ये क्या कहलाएगा? an कहलाएगा। तो मुझे an पता है, n निकालना है। a आपको दिख रहा है? दिख रहा है? d आपको दिख रहा है? तो ज़रा बताइए a कितना है? 10। d कितना है? कितना? और आपको an दिख रहा है कितना? और सिर्फ आपको क्या निकालना है? कितने टर्म। इसका अगर टर्म नंबर पता चल जाएगा तो उतने ही टर्म होंगे ना टोटल एपी में। अगर मैं आखिरी वाले नंबर का टर्म नंबर निकाल लूँ, समझ रहे हैं, आखिरी वाले नंबर को पता कर लूँ कि ये कौन से टर्म में फंस रहा है, तो आखिरी है तो एपी यहीं ख़त्म हो रही है, तो इसका जो नंबर होगा वो आखिरी नंबर होगा ना, तो उतने ही तो नंबर होंगे टोटल इस एपी में। समझे? इसलिए हमको इसका नंबर निकालना है, आखिरी वाले नंबर का टर्म नंबर। ठीक है, तो हमको n चाहिए। अब 4 चीज़ में से 3 चीज़ गिवन है, एक चीज़ हमको निकालनी है n। सो वही फार्मूला सिंगल यूज़ हो रहा है बार बार, a प्लस n माइनस 1d। an हमको दिया हुआ है, दिस इज 95 इज इक्वल टू 10 प्लस n निकालना है और d कितना है? 5। ये इससे आके माइनस होगा तो ये कितना बचेगा? 85। और ये 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, दिस इज n माइनस 1। 1 इधर आके इससे ऐड हो जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? यानी 95 का टर्म नंबर कौन सा आने वाला है? गलत बना दिया क्या? 19 आएगा ना। 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 3 बचा ना, 35। 5 से 1 जा 35। ठीक है, ठीक है ना। 17 आया। जब ये 1 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 18 ही होगा ना, 19 कहाँ से होगा? ठीक है, ऐसे मत देखो मुझे। ठीक है, 18। तो बताइए इस 95 का टर्म नंबर कौन सा हुआ? और ये आखिरी नंबर है ना, इसका मतलब है यहाँ से गिनते गिनते हम आ रहे हैं 18 तक पहुँचे हैं, और 18 का नंबर आखिरी नंबर है। इसका मतलब है कितने नंबर हैं पूरे एपी में? 18। समझ गए? तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे 2 डिजिट के? 18। Therefore, there are total 18 numbers, 18 2-digit number, 2-digit number। ये लिखिएगा ना 18 के बाद 2-digit numbers which are divisible by 5। ठीक है ना। ऐसे टोटल कितने नंबर हैं?
18 2 डिजिट के 18 नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं टोटल, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, आवर क्वेश्चन इज ज्योति स्टार्टेड टू वर्क इन 1997, ठीक है। ज्योति नाम की लड़की है क्या कोई यहाँ है? कौन है? हाँ, 2 लोग हैं, ठीक है। 2 ज्योति बैठी है ना। लेकिन ये 1997 में, आप तो अभी की हैं ना, 2005-6 की। डेट ऑफ बर्थ कब है आपका? 2002, ठीक है। 1997 में पहुंच जाइए। हाँ, ज्योति स्टार्टेड टू वर्क इन 1997 एट ए मंथली सैलरी ऑफ 5000। ध्यान से सुनिए, उसने 1997 में जॉब स्टार्ट किया, ठीक है। और उसको सैलरी कितनी मिल रही थी उस समय? 5000 रुपया सैलरी मिलती थी 1997 में, ठीक है। नाउ एंड गेट्स एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 200 इन हर सैलरी। और हर साल सैलरी कितनी बढ़ेगी? तो अभी ये 1997 में है ना, जब 1998 आएगा तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 5200 हो जाएगा। इसी तरह से जब 1999 आएगा तो 5400, और जब सन 2000 लग जाएगा तो 5600। ये ऊपर ईयर लिख रहे हैं ना, उसका कोई रोल नहीं है, सैलरी एपी में है। इन विच ईयर डिड हर सैलरी बिकम 7000? कौन से साल में जाके उसकी सैलरी ये 5000, 5200, 5400, 5600 ऐसे करते 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 कितना हो जाए? 7000। तो यहाँ पर ईयर कौन सा चल रहा होगा ये निकालना है। जैसे 1997 में 5000, इधर देखो भाई, 1997 में 5000 मिला, 1999 में 5400 हो गया सैलरी, 2000 में 5600 हो गया। तो जब 7000 हो जाएगी उसकी सैलरी बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो कौन सा साल चल रहा होगा? दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया? तो हमको ये निकालना है, ज़रा देख लेते हैं। 1997 से, अच्छा ठीक है, इस पर आते हैं बाद में ना। पहले ये देखते हैं, ये तो पहले साल की तनख्वाह है, ये दूसरे साल की तनख्वाह है, ये तीसरे साल की तनख्वाह है, ये चौथे साल की तनख्वाह है। यानी ये पहले टर्म का नंबर है, ये दूसरे टर्म का नंबर है, ये तीसरे टर्म का, ये चौथे टर्म का। तो ये कौन से टर्म का नंबर होगा? मान लेते हैं कौन से टर्म का नंबर है। तो nth टर्म का नंबर क्या कहलाता है? an आपको पता है, n निकाल लें तो पता चल जाएगा कितने साल में जाके 7000 होने वाला है सैलरी। तो यहाँ से उतने साल जोड़ देंगे तो वो सन आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? 1997 में उतने साल जोड़ देंगे जितने साल में 7000 पा रही है। समझ रहे हैं? ठीक है। तो मेरे पास क्या है? ए फर्स्ट टर्म 5000, कॉमन डिफरेंस इज 200 एंड n का नंबर कितना है? 7000। और मुझे क्या निकालना है? n निकालें। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an 7000 इज इक्वल टू पहला टर्म 5000 प्लस n माइनस 1 और d है मेरा 200। 5000 इधर आकर के माइनस होगा 7000 से, कितना बचेगा? 2000। दिस इज 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 200 इसके नीचे आएगा डिवाइड होने। तो 2 0 कैंसिल हो गया, एक 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 10। ये 1 भी इधर आएगा प्लस होने के लिए, तो कितना हो गया? 11। यानी जब वो जॉब स्टार्ट करती है 7000 तनख्वाह कब होगा? कितने साल के बाद? चूंकि ये 11वें टर्म का नंबर है ना, तो 11 साल के बाद उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 7000। अभी 1997 है, तो 11 साल के बाद कौन सा सन चल रहा होगा? जोड़ दो 1997 में 11, 1997 भी गिन लो ना, जोड़ो 11 साल जोड़ो इसमें। 2018 चलेगा, 17 चलेगा, जोड़ो तो कौन सा आ रहा है? जल्दी से 2008। नहीं, इसको भी गिनना है आपको ना, 1997 को भी गिनना है। 2007, 11 ईयर आगे चले जाइए। 11 साल के बाद उसकी सैलरी 7000 होती है, तो इसको आपको काउंट करना है भाई ना। 1997 से 11 साल आगे चले जाइए, कौन सा साल आता है? 2007। तो 2007 में जाके सैलरी कितनी हो जाएगी? उसको लिख लेंगे यहाँ ना आप। 1997 से 11 ईयर आगे चले गए, 2007 में जाके उसकी सैलरी 7000 रुपीज़
पर मंथ हो जाएगी, ठीक है ना, मुबारक हो। एग्जाम्पल नंबर 10 एंड अवर क्वेश्चन इज इफ इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द pth टर्म इज q एंड द qth टर्म इज p देन फाइंड द mth टर्म। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, किसी AP में हमने pth टर्म निकाला, pth टर्म को कैसे लिखेंगे आप, जैसे nth टर्म को an लिखते हैं तो pth टर्म को क्या लिख दें, AP, ये कितना दिया हुआ है q। इसी तरह से उसी AP का अगर मैं qth टर्म निकालूं AQ, ये कितना आता है P। तो ज़रा बताइए इसी AP का अगर मैं mth टर्म निकालूंगा तो ये कितना आएगा। समझे क्वेश्चन? समझे ना कि नहीं आया समझ? किसी AP का pth टर्म है Q, किसी AP का qth टर्म है P, तो mth टर्म कितना होगा। इसको अपन सेट करते हैं। हमको पता है कि nth टर्म कितना होता है a प्लस n माइनस 1d। तो जरा बताइए pth टर्म कितना हो जाएगा, दिस इज a प्लस n की जगह पर क्या आ जाएगा p माइनस 1d। और ये pth टर्म आपको कितना दिया है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूं, ठीक है, इस पार लिख लूं, यहाँ पर q, इसकी जगह पर इस पार लिख दे रहा हूँ q, तो ये इक्वल टू q हो गया। इसी तरह से qth टर्म कैसे लिखेंगे आप, a प्लस q माइनस 1d, और ये qth टर्म कितना दिया है, तो इसकी जगह पर क्या लिख दूं p, यानी इक्वल टू p हो गया ना। अब जरा देखिए मुझे mth टर्म निकालना है, ध्यान से देखो इधर, इसको समझो मेरे भाइयों, इसको समझो। mth टर्म क्या चाहिए, दिस इज a प्लस m माइनस 1d। m तो दिख रहा है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए। अगर मैं a और d की वैल्यू यहाँ ला करके रख दूँ तो सेट हो जाएगा mth टर्म में। और a और d की वैल्यू निकालने के लिए ये रहे दो इक्वेशन, समझे ना, दो इक्वेशन, दो अननोन क्वांटिटी, निकल जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि ये आपने ऐसा लिखा, ये आपने ऐसा लिखा तो इसको ऐसा लिख के छोड़ दिए, दिस इज द mth टर्म ना। आपको a और d तो अननोन है यहाँ पर ना, ये बताना पड़ेगा, और यही निकालने के लिए तो दो इक्वेशन दिया है आपको, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन सिर्फ यहाँ से पकड़िए यहाँ तक, ये देखो तो आसान दिख रहा है कि नहीं। किसको डिलीट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है ना, है कि नहीं है, क्योंकि सिर्फ a और d हमको चाहिए, a और d दो अननोन क्वांटिटी है, ये तो पता है ना, m, इसको अननोन मत मानिए, ये नोन ही है ना। तो अननोन सिर्फ a और d है, और यहाँ से a और d निकल जाएगा। तो इन दोनों को क्या करना है, एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हाँ माइनस करना है। इससे इसको माइनस करेंगे तब तो सबका साइन चेंज होगा। माइनस कर दे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, सब्ट्रैक्ट, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, a प्लस में a माइनस में कैंसिल, p माइनस 1d प्लस में p माइनस 1d प्लस में, और ये q माइनस 1d माइनस में, तो ये माइनस ये हुआ, इज इक्वल टू q प्लस में और p माइनस में हुआ, a तो कैंसिल हो गया। दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, आप लिख लीजिएगा सब्ट्रैक्ट 1 and 2 या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है ना, समझ रहे हो। हाँ, यहाँ से d कॉमन है, निकाल लें बाहर। सो यहाँ क्या बचेगा, p माइनस 1, d हम निकाल रहे हैं q माइनस 1, और यहाँ से d निकल गया बाहर, दिस इज q माइनस p। अब ये ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा के रखे हैं, क्योंकि साइन अंदर चेंज हो जाएगा। p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1, और बाहर में है d, ठीक है। कैंसिल हो रहा है, कोई कौन जा रहा है, 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से प्लस 1 माइनस 1, इधर बचा q माइनस p। यहाँ क्या बचा, p माइनस q मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू q माइनस p। d मिल गया कि नहीं, इसको इधर भेज देते हैं नीचे में। सो दिस इज d इज इक्वल टू q माइनस p अपॉन p माइनस q, मिल गया। कितना दिख रहा है आपको d, दोनों तो q और p में ही है, दोनों एक जैसे हैं, q माइनस p कि नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, q माइनस p या p माइनस q है ना। ये p माइनस q है तो ये क्या है, तो क्या आप इसको p माइनस q नहीं लिख सकते, कैसे, एक माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए, समझे ना। देखिए यहाँ से मैं माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, इस माइनस को अंदर ले जाके देखिए, p कैसा हो गया माइनस में, ये देखो p माइनस में,
माइनस माइनस प्लस, क्यू कैसा हो गया प्लस में, ये देखो क्यू प्लस में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस साइन बाहर निकाल के। और नीचे में कौन है, ये कट गया, ऊपर नीचे दोनों क्वांटिटी सेम सेम कट गई, तो कितना बचा 1। तो कितना आया, तो d की वैल्यू कितनी मिल गई -1। अब आपको d पता है, a नहीं निकाल सकते आप, किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू रख दीजिए, a आ जाएगा। कौन सा इक्वेशन में रखना पसंद करेंगे आप, 1 में रखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज a प्लस p माइनस 1 और d की जगह क्या रखना है सिर्फ हमको, -1 इज इक्वल टू q। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, प्लस माइनस, सो दिस इज a माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू q। a चाहिए हमको ना, तो इसको कहाँ भेज दें, इक्वल के उस पार। ये पूरी क्वांटिटी कैसी है इधर, तो इक्वल की उस पार जाएगी तो पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज a इज इक्वल टू q, और ये पूरी क्वांटिटी जा रही, ब्रैकेट में नहीं खोल रहा। अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो इसके साइन माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। अब उधर जाएगा तो अलग अलग साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको पूरे को एक क्वांटिटी मानिए और इक्वल के उस पार ले चलिए। ये पूरा क्वांटिटी अभी नेगेटिव है, उधर जाकर के क्या होने वाला है, प्लस। समझे ना आप, प्लस के बाद तो कोई ब्रैकेट लगाने का सेंस नहीं बनता, तो सिर्फ इसको हम अपन क्या लिखेंगे, दिस इज q, q प्लस p लिखो या p प्लस q लिखो, दोनों तो प्लस में है। सो मैं इसको लिख ले रहा हूँ p प्लस q माइनस 1। तो a कितना आ गया और d कितना है यहाँ पर, तो मुझे a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, सिर्फ यही दो तो घट रहे थे, a और d। रख देते हैं यहाँ पर, इक्वेशन तो मेरे तैयार है पहले से। देयरफॉर mth टर्म इज इक्वल टू a कितना, p प्लस q माइनस 1 और ये प्लस, उसके बाद m माइनस 1 और d कितना -1, माइनस प्लस माइनस m माइनस 1 और यहाँ पर क्या है p प्लस q माइनस 1। सो दिस इज p प्लस q माइनस 1, ये ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, तो प्लस माइनस माइनस m माइनस माइनस प्लस m, ये -1 प्लस 1 कैंसल हो गया। ये क्या बचा, p प्लस q माइनस m, दिस इज mth टर्म। ये क्या है, mth टर्म है। समझ आ रहा है कुछ कैसे निकाल रहे हैं। तो जैसे ये सेट हुआ ऐसे, जैसे ये सेट हुआ ऐसे, वैसे इसको ऐसे सेट करके छोड़ना नहीं है, समझे ना। इसमें a और d चाहिए, इसीलिए तो वो दो इक्वेशन दे रहा है तुमको a और d निकालने के लिए, दो अननोन क्वांटिटी दो इक्वेशन। तो आप यहाँ से a और d निकालिए, पुट करिए, हो गया, समझे ना। हाँ नोट करिए इसको।